नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047 में हूं आपके साथ बरखा बली। विकसित भारत मिशन देश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति और समावेशी विकास के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। मिशन 2047 में आज बात करते हैं संबल की। प्रदेश में नदी पुनर्जीवन अभियान अब जमीन पर बड़े बदलाव की तस्वीर पेश कर रहा है। संबल की वर्धमान नदी जो वर्षों से सूखी पड़ी थी और वजह से अपना अस्तित्व खो चुकी थी, अब पहली ही बारिश में फिर से बहने लगी है। नमामि गंगे योजना के तहत जिला प्रशासन और राज्य सरकार के अभियान से इस नदी को नया जीवन मिला है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे इस नदी का फायदा सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भूजल स्तर, खेती किसानी और ग्रामीणों की आजीविका पर भी इसका सकारात्मक असर दिखाई देगा। कभी जिन नदियों के किनारे खेत लहलहाते थे, जहां सभ्यताएं बसती थी और परंपराएं फलती फूलती थी, आज उन्हीं में से कई नदियां या तो विलुप्ति की कगार पर हैं या फिर अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं। लेकिन प्रदेश में ये कहानी उलट है। यहाँ की डबल इंजन सरकार ने अपना अस्तित्व खोती जा रही इन्हीं नदियों के पुनरुद्धार की ऐसी पटकथा लिखी, जिसने सूबे की तस्वीर को ही बदल दिया। इसी कड़ी में जनपद संभल में नमामि गंगे योजना के तहत डबल इंजन सरकार ने 5 नदियों को नया जीवन देने का मेगा प्लान तैयार किया है, जिसमें सोत नदी, महावा नदी, अरिल नदी, वर्धमान नदी और महिष्मती नदी शामिल हैं। वर्तमान स्थिति में महावा नदी, अरिल नदी और महिष्मती नदी के पुनरुद्धार का कार्य प्रगति पर है, तो वहीं स्रोत नदी और वर्धमान नदी का कायाकल्प 100% हो चुका है। यानी स्रोत नदी के बाद जनपद संभल की वर्धमान नदी ऐसी दूसरी नदी बन चुकी है जो वर्षों बाद फिर से पहली ही बारिश में बहने लगी है। करीब 15 किलोमीटर लंबी इस नदी का 11 से 12 किलोमीटर हिस्सा साफ कर उसकी खुदाई पूरी की जा चुकी है, जबकि बाकी हिस्सों में काम तेजी से जारी है। इस पूरे काम को बखूबी धरातल पर उतारने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर को जमीनों पर उतार दिया और उसको तय समय के भीतर काम पूरा करने की डेडलाइन भी दे दी गई। फलसफा ये हुआ कि इन बुलडोजरों ने तय समय से पहले ही अवैध अतिक्रमण और गाद को हटाकर वर्धमान नदी में पानी की धार बहा दी। कुछ लोगों ने ये मान लिया था कि इतने बड़े काम है कि इन्हें किया ही नहीं जा सकता, लेकिन बीते 8-9 वर्षों में देश ने इस मानसिकता भी बदली है और हालत भी बदले हैं। नमामि गंगे इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज न केवल गंगा साफ हो रही है, बल्कि उनकी तमाम सहायक नदियां भी स्वच्छ हो रही हैं। गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती जैसे अभियान भी शुरू हुए हैं। नमामि गंगे अभियान आज देश के विभिन्न राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभर रहा है। दरअसल 2014 से पहले अस्तित्व खोती जा रही नदियों के पुनरुद्धार पर तब की सरकारों का ध्यान कम जाता था, लेकिन अब हालात इतने बदल चुके हैं कि डबल इंजन सरकार फोकस अब पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विलुप्त हो चुकी नदियों के कायाकल्प पर भी है। लगभग 14.5 किलोमीटर की ये वर्धमान नदी है, जिसका इन्क्रोचमेंट जगह जगह पे था। पानी बिल्कुल नहीं पिछले वर्षों में प्रवाह होता था। उसको जिलाधिकारी के सतत मार्गदर्शन में इन्क्रोचमेंट हटा करके सीएसआर और पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में उसकी खुदाई की गई, श्रमदान भी किया गया। सबके सामूहिक प्रयास से जो जनपद में वर्षा के बाद परिलक्षित हुआ कि नदी में प्रवाह लौट आया है और बहुत पर्याप्त मात्रा में पानी प्रवाहित हो रहा है। दरअसल संभल में वर्धमान नदी की प्राकृतिक धारा पर कई सालों से अवैध कब्जेदारों का कब्जा था। ऐसे में डबल इंजन सरकार ने नेतृत्व में जिला प्रशासन संभल ने नदी की पुरानी पहचान बहाल करने के लिए अतिक्रमण हटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चालू किया। लगभग 10 दिनों से कम समय में ही योगी के बुलडोजर ने ये मुकाम हासिल कर लिया।
जल संचयन, जन भागीदारी के माध्यम से हम जनपद संभल का जल संचयन बढ़ाना चाहते हैं। भूगर्भ जल में पर्याप्त जल स्तर रहे, इसके लिए सभी ग्राम पंचायतें प्रयास कर रही हैं, उसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है। वर्धमान नदी का पुनर्जीवन केवल एक नदी तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर भूजल स्तर, खेती और पर्यावरण पर भी पड़ेगा। नदी के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण की योजना बनाई गई है, जिससे मिट्टी का कटाव रुकेगा और तटबंध मजबूत होंगे और नदी का संरक्षण लंबे समय तक सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अलावा इससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी भी मिल सकेगा, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होगी और किसानों की आय बढ़ेगी। वर्धमान नदी में होते इस बदलाव को जब आसपास के ग्रामीणों ने अपनी आंखों से देखा तो वो भी अपनी खुशी जाहिर किए बिना नहीं रह पाए। अच्छा काम हुआ है, इससे वाटर लेवल ऊपर होगा, वाटर लेवल सही हो जाएगा और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी और वर्धमान नदी के बराबर पेड़ पौधों की जो अभी लगाए गए हैं उनकी छाया मिलेगी और फल भी मिलेंगे और बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। तो किसानों को भी कुछ फायदा होगा इससे? किसानों को पानी की व्यवस्था हो जाएगी वहाँ पर और छांव की व्यवस्था हो जाएगी, पशु बांध लेंगे यहाँ वहाँ पर पेड़ों की छांव। यानी जो वर्धमान नदी 10 से 15 सालों तक सूखी पड़ी थी, आज जब उसमें पानी की धारा बह रही है तो ग्रामीणों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वर्धमान नदी के पुनः जलमग्न होने से आसपास के इलाकों का वाटर लेवल बेहतर हुआ है, खेती किसानी के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है, ग्रामीण पशुओं को भी काफी राहत मिली है। पशुओं को पानी पिलाने की चिंता से ग्रामवासियों को आजादी मिली है। ग्रामीण अब पशुओं को छोड़ देते हैं, जो खुद से नदी में जाकर पानी पी लेते हैं। इससे हमारे लिए बहुत फायदा है। पहले ये हमारी जो नदी है काफी सूखी पड़ी थी, हमारी जो गाय है अगर छोड़ते बाहर छोड़ते तो पानी भी पी सकती हैं और पहले ये पेड़ सूखे थे, पेड़ भी हरे भरे हो रहे हैं, इससे बहुत काफी फायदा है हम लोगों को। काफी समय से पुरानी नदी है, करीब 10 से 15 साल से सूखी पड़ी थी। प्रशासन ने अभी फिलहाल में बढ़िया काम करा है, सफाई करवा के उसमें पानी आ चुका है। अब उसके किनारे पेड़ वगैरह भी लगा दिए। हाँ, पेड़ पौधे भी हैं और फलों के मतलब जमनी उबनी है और लोगों को किसान है जैसे कि अपनी पानी वानी के लिए व्यवस्था लोगों के लिए भी अच्छा हुआ है। बता दें कि कोई पहली दफा नहीं है कि संभल में नदी पुनर्जीवन की गाथा ने चर्चा बटोरी हो। इससे पहले भी जब संभल की सोत नदी का सफल पुनर्जीवन हुआ था तो इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंची थी। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में संभल प्रशासन के इन प्रयासों की सराहना भी की थी। आप सोचिए, 70 से ज्यादा गांव हो, हजारों की आबादी हो और सभी लोग मिलकर एक लक्ष्य, एक ध्येय की प्राप्ति के लिए साथ आ जाए, जुट जाए, ऐसा कम ही होता है, लेकिन संभल के लोगों ने ये करके दिखाया। इन लोगों ने मिलकर जन भागीदारी और सामूहिकता की बहुत ही शानदार मिसाल कायम की है। दरअसल इस क्षेत्र में दशकों पहले सोत नाम की एक नदी हुआ करती थी। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक बहने वाली ये नदी एक समय इस क्षेत्र में जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इस नदी में अनवरत जल प्रवाहित होता था, जो यहाँ के किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था। समय के साथ नदी का प्रवाह कम हुआ, नदी जिन रास्तों से बहती थी वहां अतिक्रमण हो गया और ये नदी विलुप्त हो गई। नदी को मां मानने वाले हमारे देश में संभल के लोगों ने इस सोत नदी को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प ले लिया। पिछले साल दिसंबर में सोत नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया। ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरकारी विभागों को भी अपने साथ लिया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल के पहले 6 महीने में ही ये लोग नदी के 100 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते का पुनरुद्धार कर चुके थे। जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों की मेहनत रंग लाई और सोत नदी
पानी से लबालब भर गई। यहाँ के किसानों के लिए खुशी का एक बड़ा मौका बनकर आया है। कुल मिलाकर पहले सोत नदी और अब वर्धमान नदी एक बार फिर संभल को नदी संरक्षण की नई पहचान दे रहे हैं। वर्धमान नदी की ये कहानी सिर्फ एक नदी की वापसी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो, प्रशासक और जनता साथ आए, तो सूखी धरती पर भी जीवन लौट सकता है। संभल की खबर के बाद स्पॉटलाइट में आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक दौर था जब पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर उतर जाता था। हर बरस सैकड़ों मासूम इस बीमारी की चपेट में आते थे। कई परिवार अपनों को बचाने के लिए अस्पतालों की चौखट पर दिन रात गुजार देते थे। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। जहां कभी बीमारी सबसे बड़ी चुनौती थी, वहीं अब अत्याधुनिक रिसर्च, तेज जांच और आधुनिक तकनीक उम्मीद की नई किरण बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गोरखपुर में स्थापित आईसीएमआर पर रीजनल सेंटर आज न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई ताकत दे रहा है। मिशन 2047 में देखिए कैसे रिसर्च और तकनीक से बदल रही है पूर्वांचल की सेहत की तस्वीर। एक ऐसा दर्द जो वर्षों तक पूर्वांचल के हजारों परिवारों की खुशियों पर ग्रहण की तरह लग रहा। हर बरस मॉनसून के साथ एक डर भी दस्तक देता था, इंसेफ्लाइटिस का डर, जिसके सामने कई बार व्यवस्था भी बेबस नजर आती थी। अस्पतालों में बढ़ती भीड़ और अपनों को बचाने की जद्दोजहद में टूटते परिवार बीमारी से बड़ी चुनौती थी। उसकी समय पर पहचान, क्योंकि बीमारी की पहचान होने में ही कई दिन बीत जाते थे। लेकिन कहते हैं जब संकल्प बड़ा हो तो बदलाव की शुरुआत भी यहीं से होती है। एक समय था जब इंसेफ्लाइटिस पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2021 को इस आईसीएमआर केंद्र का उद्घाटन किया। इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चे इसकी चपेट में आते थे और जो इस केंद्र के खुल जाने से जो जांच होती थी, जो 10 से 15 दिन का समय लगता था, पुणे जाती थी जांच और वहां से रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन का समय लगता था। इस केंद्र के खुल जाने से महज 2 से 3 घंटे में जांच रिपोर्ट आती है, जिससे जो मरीज हैं, गंभीर संक्रामक बीमारी के जो मरीज हैं, उनका त्वरित इलाज संभव हो पा रहा है। जिस बदलाव की शुरुआत की बात हमने की, आज वही बदलाव पूर्वांचल की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। जो जांच कभी सैकड़ों किलोमीटर दूर पुणे भेजी जाती थी, आज वही जांच गोरखपुर की अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में कुछ घंटों के भीतर पूरी हो रही है। ये बदलाव सिर्फ दूरी कम होने का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच घटते उस फासले का है जिसे समय पर जांच ने संभव बनाया है। साल 2021 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया, तब शायद बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि आने वाले वर्षों में यही संस्थान पूर्वांचल की स्वास्थ्य सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार बन जाएगा। करीब 86 करोड़ रुपए की लागत से बना ये संस्थान आज सिर्फ एक लैब नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में संक्रामक बीमारियों के खिलाफ वैज्ञानिक लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। 5 साल पहले तक दिमागी बुखार की इस क्षेत्र में क्या स्थिति थी, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। और आईसीएमआर रिसर्च सेंटर बनने से अब इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति के अभियान को और मजबूती मिलेगी। इससे दूसरी संक्रामक बीमारियां, महामारियों के बीच उसके बचाव में भी यूपी को बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना स्पष्ट थी, बीमारी से लड़ाई सिर्फ अस्पतालों से नहीं, बल्कि समय पर जांच, आधुनिक रिसर्च और वैज्ञानिक तैयारी से जीती जाती है। इसी सोच को जमीन पर उतारते हुए आईसीएमआर का ये केंद्र आज इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, स्क्रब टाइफस, डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड-19 और कई अन्य वायरल एवं बैक्टीरियल संक्रमणों की आधुनिक तकनीक से जांच कर रहा है। कभी मरीजों के सैंपल पुणे या दूसरे बड़े शहर भेजे जाते थे, रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन तक लग जाते थे, लेकिन अब उसी जांच की रिपोर्ट कुछ ही घंटों में डॉक्टरों के सामने होती है। यानी इलाज में तेजी, मरीज को राहत और गंभीर मामलों में जिंदगी बचाने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा। तो आइए समझते हैं कि आईसीएमआर NHIR के शुरू होने के बाद
जांच और इलाज की व्यवस्था में क्या सबसे बड़ा बदलाव आया है। जांच के लिए सैंपल पुणे भेजे जाते थे, आज जांच गोरखपुर में ही हो रही है। रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन लग जाते थे, अब रिपोर्ट 2 से 3 घंटे में आ जाती है। इलाज शुरू होने में देरी होती थी और अब तुरंत इलाज संभव है। मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब समय और खर्च दोनों की बचत हो रही है। ये सेंटर इसीलिए बनाया गया था कि ताकि, क्योंकि पूर्वांचल में हम लोग, क्योंकि हमारे इस पूर्वांचल का ड्रेनेज एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ बिहार के लोग आते हैं, यहाँ पर नेपाल से लोग आते हैं, यहाँ पर इवन बाकी उत्तर प्रदेश की जगह से लोग आते हैं और उनको एक डायग्नोस्टिक फैसिलिटी इस सेंटर की वजह से, बहुत अच्छी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, हाई क्लास की डायग्नोस्टिक फैसिलिटी मिल रही है हमारे पास। हम यहाँ पर अपने वहाँ पर वायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब रन कर रहे हैं, जो जूनोटिक डिजीजेज हैं उसके कारण जो इस क्षेत्र की पूरी जांच फ्री में करता है और ये यहाँ का एक अपेक्स सेंटर है। पहले जैसे ये जांचें होने के लिए हमें पूना वगैरह भेजा जाता था तो उसमें काफ़ी समय लग जाता था ट्रांसपोर्टेशन में, वहाँ जांच होने में, रिजल्ट आने में। अब वही जांच कुछ मतलब घंटों के अंदर हम जांच करा के रिजल्ट दे सकते हैं उसमें। गोरखपुर का ये संस्थान सिर्फ मरीजों की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूर्वांचल में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की निगरानी, उनके कारणों पर वैज्ञानिक अध्ययन और भविष्य में महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने की तैयारी पर भी लगातार काम कर रहा है। नई और उभरती संक्रामक बीमारियों पर लगातार वैज्ञानिक शोध किया जा रहा है। वायरस और संक्रमण के बदलते स्वरूप पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। भविष्य में महामारी की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को शोध और जांच के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। रोगों की निगरानी, डायग्नोसिस और जन स्वास्थ्य अनुसंधान पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। हमारा केंद्र NIV के फील्ड यूनिट के रूप में शुरू हुआ, तो जो जांचें पहले पुणे NIV भेजी जाती थी वो सारी की सारी जांचें अब यहाँ पर 3 से 5 घंटे के अंदर हो जाती हैं, जिससे फलस्वरूप क्या हुआ कि मरीजों को त्वरित पहचान हो जा रही है कि किस तरह के इन्फेक्शन से ग्रसित हैं और उनका त्वरित इलाज भी कर दिया जा रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वतंत्र इकाई के रूप में RMRC, जो कि अब NIHR बन चुका है, इसकी उद्घाटन करने के बाद हम अन्य बीमारियों पर भी जो यहाँ पर हैं या जो राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो डेंगू की समस्या हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस की समस्या हो, चाहे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की हो, या अंडर 5 चिल्ड्रन में सबसे बड़ा मौतों का कारण निमोनिया हो, तो हम इसकी वैक्सीन से लेकर दवाओं के परीक्षण से लेकर इसकी त्वरित जांच और अन्य प्रकार के शोध कर रहे हैं। रिसर्च तभी सफल मानी जाती है जब उसका लाभ सीधे मरीजों तक पहुंचे, और यही इस संस्थान की सबसे बड़ी ताकत भी है। यहाँ अत्याधुनिक तकनीक, अनुभवी वैज्ञानिक और आधुनिक प्रयोगशालाएं बीमारी की पहचान को पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक बना रही हैं, जिसका सीधा फायदा इलाज करा रहे हजारों मरीजों को मिल रहा है। 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ICMR NHIR गोरखपुर का उद्घाटन किया। लगभग 86 करोड़ रुपए की लागत से इस अत्याधुनिक क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की गई। ये उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल हेल्थ रिसर्च नेटवर्क सेंटर है। यहाँ अत्याधुनिक वायरोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इस केंद्र में इंसेफ्लाइटिस सहित कई संक्रामक रोगों की आधुनिक तकनीक से जांच की जाती है। ये संस्थान रिसर्च, डायग्नोसिस और डिजीज सर्विलांस पर एक साथ काम कर रहा है। किसी भी अस्पताल की असली ताकत सिर्फ उसकी इमारत नहीं होती, बल्कि वहां उपलब्ध विशेषज्ञ तकनीक और समय पर मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। ICMR की यही ताकत आज BRD मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य व्यवस्था को भी नई मजबूती दे रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2021 में ICMR लैब का उद्घाटन किया गया और यहाँ स्थापित हो गई वो लैब, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे जो भी सैंपल्स पुणे भेजने पड़ते थे उन्हें हमारा यहीं स्थानीय स्तर पर ICMR से जांच करा ली जा रही है। तो ICMR लैब बनने से वो टेस्ट की जांच हमें 4 घंटे में 3 घंटे में मिल जाती है। लेकिन किसी भी सरकारी योजना की सबसे बड़ी सफलता आंकड़ों से नहीं, उन चेहरों से दिखाई देती है जिनकी जिंदगी सचमुच बदलती है। वो परिवार जो कभी रिपोर्ट आने का इंतजार करते करते उम्मीद खोने लगते थे, आज उन्हीं परिवारों के चेहरे पर सुकून दिखाई देता है, क्योंकि अब इलाज का सबसे अहम हथियार यानी समय उनके साथ है। हम अपनी बच्ची को 18 मई को लाके यहाँ एडमिट किए। बहुत ज़्यादा सीरियस थी, पहले से अब तो ज़्यादा बेटर हो गई है और रिपोर्ट हमारी जैसे जांच कराते हैं तुरंत आज 10-15 मिनट के अंदर हमें मिल जाती है। जो जांच होती है डॉक्टर कहते हैं समय लगेगा, मैं जांच
जहाँ से हमको 15 से 20 मिनट के अंदर मिल जाता है। अच्छा खासा इसमें फैसिलिटी है, हर चीज़ का व्यवस्था सुविधा सही है। इन आवाजों में सिर्फ संतोष नहीं बल्कि उस बदलाव की गवाही भी है जिसे पूर्वांचल ने वर्षों बाद महसूस किया है। जहां कभी जांच रिपोर्ट के इंतजार में दिन बीत जाते थे, आज कुछ घंटों में रिपोर्ट मिलने से डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर पा रहे हैं और कई गंभीर मरीजों के लिए यही तेजी नई जिंदगी की उम्मीद बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर स्थापित यह ICMR केंद्र पूर्वांचल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक नई पहचान बन चुका है। बेहतर तकनीक और विशेषज्ञों द्वारा किए गए शोध से गंभीर बीमारियों के इलाज में यह केंद्र मील का पत्थर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री की पहल पर स्थापित गोरखपुर का ICMR NHIR आज सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं बल्कि पूर्वांचल की स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा बन चुका है, जहां विज्ञान, रिसर्च और आधुनिक तकनीक मिलकर न सिर्फ बीमारियों की पहचान कर रहे हैं बल्कि हजारों परिवारों को बेहतर इलाज, सुनहरा भविष्य और नई उम्मीद भी दे रहे हैं। प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने वाली एक और बड़ी परियोजना अब जनता को समर्पित हो चुकी है। लखनऊ और कानपुर के बीच बना 63 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अब दोनों शहरों के बीच की दूरी को महज 30 से 40 मिनट में समेट देगा। इससे न सिर्फ लाखों यात्रियों का सफर तेज और सुरक्षित होगा बल्कि उद्योग, व्यापार और निवेश को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं एक रफ्तार की नई दुनिया में, वो दुनिया जो राजधानी लखनऊ को औद्योगिक नगरी कानपुर से जोड़ती है। एक ऐसी रफ्तार जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, एक ऐसी रफ्तार जो अन्य कामों को बढ़ावा देती है, रोजगार देती है और एक ऐसे गलियारे का निर्माण करती है जहां रोजगार होगा, शिक्षा होगी, व्यावसायिक गतिविधियां होंगी और इसके साथ ही तरक्की होगी। सड़क पर सरपट दौड़ती गाड़ियों का यह नज़ारा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का है, जिसके बन जाने से न सिर्फ लखनऊ और कानपुर के बीच सफर का समय घटा है बल्कि इसके चालू होने से दोनों शहरों के बीच कारोबार, उद्योग और निवेश को भी नई रफ्तार मिलने के आसार हैं। कानपुर से लखनऊ तक हाईवे के निर्माण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और मैं सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जी के प्रति। जो ही उनको इस बात की जानकारी दी गई, उन्होंने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उसे अपनी स्वीकृति उन्होंने प्रदान कर दी। सोमवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रदेश की औद्योगिक नगरी माने जाने वाले कानपुर के बीच बनकर तैयार हुए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर उसे प्रदेश की जनता को सौंप दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो 4 चीजों में महत्वपूर्ण होता है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां 4 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है वहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़ती है, वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है और जहां ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री बढ़ती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है, वहां रोजगार निर्माण होता है और जहां रोजगार निर्माण होता है वहां गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर हो जाती है। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। हम प्रदेश के 2 सबसे बड़े सिटी को जोड़ने वाले, लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाले इस 63 किलोमीटर के 6 लेन के एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। ये वास्तव में केवल एक्सप्रेसवे नहीं, हमारी स्पीड को बढ़ाने के साथ ही हमारी प्रगति को भी आगे बढ़ाने के और आने वाली समृद्धि के लिए हमारा द्वार खोलने के लिए के राजमार्ग हैं। यानी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में हाई स्पीड कनेक्टिविटी का एक और अध्याय जुड़ गया है। औद्योगिक नगरी कानपुर और राजधानी लखनऊ की वास्तविक दूरी उतनी नहीं थी जितना यातायात के दबाव के चलते, बढ़ते हुए यातायात के चलते समय अधिक लगता था। इसीलिए ज़रूरत महसूस की जा रही थी काफ़ी समय से कि एक फर्राटेदार सड़क होनी चाहिए जो लखनऊ को कानपुर से जोड़ सके। आखिरकार जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी ने इस सड़क का उद्घाटन किया और जनता को समर्पित किया, उसके बाद निश्चित रूप से इस सड़क के कारण लखनऊ और कानपुर की दूरी ही नहीं कम हुई
बल्कि लोगों को सुगम और सुंदर यातायात का भी अनुभव होने लगा है। दरअसल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। लखनऊ कानपुर के बीच बना यह एक्सप्रेसवे कई मायनों में खास है। इस एक्सप्रेसवे से लाखों यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 4,200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वर्तमान में यह एक्सप्रेसवे 6 लेन वाला है, लेकिन भविष्य में 8 लेन तक बनाने का प्रावधान है। इस एक्सप्रेसवे पर 4 बड़े पुल, 25 छोटे पुल, 4 फ्लाईओवर, 11 पैदल अंडरपास और हल्के वाहनों के लिए 13 अंडरपास बनाए गए हैं। इस पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। इससे लखनऊ से कानपुर का सफर 30 से 35 मिनट में पूरा होगा। यात्रियों के समय में 60% तक की बचत होगी। इस हाईटेक एक्सप्रेस वे पर न केवल रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, बल्कि किसी इमरजेंसी में आपको जगह जगह पर ऐसे बूथ भी दिए गए हैं जहां पर आप पुश बटन करके इमरजेंसी सर्विस से तुरंत हेल्प मांग सकते हैं और किसी भी स्थिति में उनको बुला सकते हैं। यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से भी तैयार किया गया है। इस पर 2 लेन की जगह छोड़ी गई है, जिससे ये 6 से 8 लेन तक का विस्तार किया जा सकता है। इसके अलावा इसके बन जाने से भीड़ भाड़ वाले पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग का दबाव कम हुआ है। साथ ही सफर पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक भी बना। पूरे एक्सप्रेसवे पर 63 लॉन्ग रेंज सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो 500 मीटर तक वाहनों की पहचान कर सकते हैं और 16 वीडियो कैमरे लगे हैं जो दुर्घटना, आग या अचानक ब्रेक लगने पर तुरंत AI आधारित अलर्ट जारी करेंगे। एक्सप्रेसवे पर हर 2 किलोमीटर के अंतराल पर आपातकालीन कॉल बॉक्स लगाए गए हैं। एक्सप्रेसवे पर कोई हादसा होने पर अधिकतम 15 मिनट में टीमें मदद के लिए पहुंच जाएंगी। 120 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से वाहन चलाने वालों के चालान के लिए ATMS लगाए गए हैं। यानी यह एक्सप्रेसवे केवल तेज रफ्तार के लिए ही नहीं बल्कि सुरक्षित सफर के लिए भी तैयार किया गया है, जो NH 27 की भीड़ भाड़ वाले 94 किलोमीटर के पुराने रूट की जगह लेगा। इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा केवल यात्रियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसका सीधा असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। अब 63 किलोमीटर का सफर महज 35 से 45 मिनट में तय हो रहा है, जिससे माल ढुलाई तेज और ट्रांसपोर्ट लागत कम हुई है। कानपुर एक्सप्रेसवे से व्यापारियों, उद्योगों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सीधा फायदा मिल रहा है। एक्सप्रेसवे के गंगा, आगरा, लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ने से दिल्ली NCR से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक बाजार खुल गया है। किसानों को बड़े बाजारों तक तेज पहुंच मिल रही है। वहीं लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस और औद्योगिक क्लस्टर विकसित हो रहे हैं। इससे निवेश, निर्यात और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत गति मिल रही है। इस एक्सप्रेसवे से किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि अभी किसान यहाँ पर जो सब्जी वब्जी करते थे, अभी वो लखनऊ के पास कम समय में पहुँच सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या थी जो एयरपोर्ट के लिए, हम लोग काफ़ी बार एयरपोर्ट के लिए जाते थे तो जाम की वजह से कितनी बार फ्लाइट हम लोगों की छूट गई है। इससे इस एक्सप्रेसवे बनने से हम लोग कम समय पर अपने एयरपोर्ट के लिए निकल पाएंगे। यह एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़कर दिल्ली NCR और जेवर एयरपोर्ट तक तेज पहुंच उपलब्ध कराएगा, जो आर्थिक तौर पर पूरे प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। एक्सप्रेसवे से लखनऊ के अलावा सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, सुल्तानपुर के लोगों को भी कानपुर पहुंचना आसान होगा। इन जिलों से लखनऊ आने पर लोग आउटर रिंग रोड के जरिए बनी पहुंचेंगे। आउटर रिंग रोड से उतरते ही सीधे एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे, जिससे जाम से भी नहीं जूझना पड़ेगा। लखनऊ के लोग शहीद पथ से कानपुर रोड आने वाली एलिवेटेड रोड से सीधे एक्सप्रेसवे पर चढ़ जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे लखनऊ रिंग रोड, कानपुर रिंग रोड, गंगा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। कुल मिलाकर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बन जाने से उद्योगों को नई गति मिलेगी, डिफेंस कॉरिडोर को मजबूती मिलेगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और किसानों के लिए भी बाजार तक पहुंच पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। तो देखिए, यूपी लगातार विकसित भारत की दिशा में अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। आज स्पॉटलाइट में बस इतना ही, फिर मिलते हैं विकास की नई यात्रा के साथ। तब तक आप बने रहिए DD यूपी के साथ। नमस्कार।